friends, my name is Avinash Gorakhshankar and I welcome all of you again to another interesting episode of Conexia High Flyers. Friends, in such episodes, as everyone is aware, we introduce to you emerging companies from emerging sectors and we talk to the promoters and the top managements of the companies. And in this process, we get a lot of valuable information from the companies in terms of their business model, their growth journey, their future plans. Friends, today we got a very interesting company to talk about. This company operates in the commodity space and is going to hit the capital markets very soon. The company's name is Elia Commodities Limited, and we have the privilege of having Mr. Hofesa S. Jawadwala, who's the chairman and managing director of the company. तो पहला सवाल सर जो मेरे को पूछना है आपको कि बेसिकली सर इफ यू कैन टेल अस व्हाट इज द बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी. मैं जानता हूँ कि कंपनी कैजू नट्स में काम करती है, बट इफ यू कैन प्लीज टेल अस व्हाट आर द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स वी मैन्युफैक्चर और वी प्रोसेस फ्रॉम कैजू नट्स. एंड सर अगर आपके बिजनेस जर्नी के बारे में कुछ बता सकते हैं कि हाउ डिड यू स्टार्ट दिस बिजनेस और ये शुरुआत आपने कैसे की और इस बिजनेस में आपने एंट्री कैसे की, तो इसके बारे में कुछ बताइए. एलिया में 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है प्रोमोटर्स में, एक एमबीए फाइनेंस है प्रोमोटर्स में, और एलिया में हमारा टोटल कमोडिटी एक्सपीरियंस 50 इयर्स प्लस का है. कंबाइंड कमोडिटी एक्सपीरियंस 50 इयर्स प्लस का है. कंपनी 2018 में शुरू हुई थी और मेरा बैकग्राउंड प्राइमरीली कमोडिटीज में से रहा है और अफ्रीका और यूरोप और एशिया में मेरा कमोडिटीज एक्सपीरियंस रहा है पास का. सो दैट लेड टू कि हम लोग एक कैशू प्रोसेसिंग में आए. अदर देन कैशू हम लोग काफ़ी दूसरी कमोडिटीज़ भी करते हैं, बट ये कैशू प्रोसेसिंग प्राइमरीली एक अच्छी डीप वैल्यू चेन अवेलेबल थी और इसलिए हमने कैशू प्रोसेसिंग से शुरुआत की. हमारे यहाँ पे कैशू प्रोसेस तो होता ही नेचुरली, आपको पता ही है कि कैशू प्रोसेस करते हैं, बट इसके अलावा जो यूएसपी है हमारी, वो हमारी है ऑन दी बाई प्रोडक्ट्स. जो शेल है, जो शेल से बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जो ऑयल निकलता है, ऑयल की फर्दर प्रोसेसिंग है जिसमें से हम बायोडीजल भी बना सकते हैं, और जो मास बचता है उस मास से आप चारकोल बनाते हैं और एक्टिवेटेड कार्बन बनाते हैं. तो ये हमारी यूएसपी है इन दिस कैशू प्रोसेसिंग बिजनेस. तो सर दूसरी बात बताइए कि बेसिकली हमारी डोमेस्टिक मार्केट में अभी क्या पोजीशनिंग है कंपनी की, यानी कि हम लोग ने काफी साल इस इंडस्ट्री में काटे हैं, तो सर डोमेस्टिक मार्केट में हमारी क्या पोजीशनिंग है इन टर्म्स ऑफ द कस्टमर्स. कौन कौन से कस्टमर्स को हम केटर करते हैं, वेदर इट इज अ B2B बिजनेस और वेदर थोड़ा बहुत B2C बिजनेस भी हमारा है, तो इसके बारे में थोड़ा हमको जानकारी दें. See, we are capturing the market share significantly, and इसमें आप ऐसा समझ सकते हैं कि कैशू का जो मार्केट है मेनली काफ़ी जनरल ट्रेड की तरफ है. मॉडर्न ट्रेड इवॉल्व हो रही है और उसी के साथ हम मॉडर्न ट्रेड पे भी ज़्यादा फोकस करते हैं. तो B2B में हम दोनों ही सेक्शन को कैटर करते हैं, विच इज़ द जनरल ट्रेड एंड मॉडर्न ट्रेड एज वेल. इसके अलावा एक कैटेगरी और है जो इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स है, जो बेसिकली कैशू को इंग्रेडिएंट की तरह यूज़ करते हैं, जिसमें आप मिठाई बनाते हैं, फरसान बनाते हैं, आइसक्रीम्स बनाते हैं, और उनको भी हम कैटर करते हैं. एंड हमारा उसमें एडवांटेज ये है कि हम उनको एग्जैक्टली दी एप्लीकेशन के लिए जिसकी चाहिए उनको वो काजू, वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड कैशू प्रोवाइड कर पाते हैं. ओके. और इसके अलावा मार्केट में जो बाई प्रोडक्ट्स है उसकी भी एक काफ़ी अच्छी खासी डिमांड है और उस डिमांड को भी हम यहीं से कैटर करते हैं. ओके, समझ गया. ठीक है, बहुत अच्छी तरह से आपने आंसर किया. सर मेरे को और एक बात बताइए कि ये जो हमारा बेसिक रॉ मटेरियल है कैजू नट्स, ये हम ओपन मार्केट से खरीदते हैं या हमारा कोई एग्जिस्टिंग सप्लायर बेस है जहाँ पे हम रेगुलरली इसको खरीदते हैं, ताकि प्राइस की जो रॉ मटेरियल प्राइस की जो वॉलेटिलिटी होती है वो थोड़ा सा हम वी कैन टेक केयर ऑफ दैट. तो सर इसके बारे में बताइए ये कैसे वर्कआउट होता है. काजू जो है काफ़ी ओरिजिन्स में हार्वेस्ट होता है और इसकी हेजिंग, जो प्राइस की हेजिंग करनी होती है, वो बेसिकली हम इंश्योर करते हैं इस तरह से कि हम नाइदर कस्टमर साइड पे, ऑन द सेलिंग साइड पे ही नाइदर हम प्राइस को कवर करते हैं और नाइदर हम सप्लायर साइड पे कवर करते हैं, बाइंग साइड पे कवर करते हैं, जिससे हमारा परचेज
जब हो रहा है प्राइसिंग उसी टाइम पे होगी जबकि सेलिंग हो रही है। तो इट इज ओपन पोजीशन बट फिजिकल मूवमेंट इज हैपनिंग उस तरह से। तो इसमें प्राइस वॉलेटिलिटी हमारी कवर हो जाती है बिकॉज इसका कोई एक्सचेंज नहीं है, इस कमोडिटी का कोई एक्सचेंज नहीं है जहाँ आप कवर कर सके। तो इस तरह से करा जाता है। दूसरा कि क्योंकि इसकी हार्वेस्ट मल्टीपल कंट्रीज में होती है, हम और मेनली अफ्रीकन ओरिजिन का खरीदते हैं, तो उस वजह से भी हमारे को बहुत ज्यादा स्टॉक लेके चलना नहीं पड़ता। यानी हम ऑन एन एवरेज मीन लोएस्ट स्टॉक करके चल सकते हैं, जितना हमको बेसिकली एक सेफ्टी नेट की तरह चाहिए उस तरह से हम स्टॉक लेके चल सकते हैं। ओके, तो बेसिकली ये मान के चलूं कि जब भी आपको ऑर्डर मिलता है तभी आप रॉ मटेरियल को बेसिकली बुक करते हो, तो इज दिस थिंकिंग प्राइसिंग राइट? तभी करते हैं, प्राइसिंग तभी करते हैं, फिजिकली बुक हो जाता है बट प्राइसिंग तभी होती है। ठीक, समझ। अच्छा, एक बात बताइए सर, मैं और एक चीज़ देख रहा था आपके प्रेज़ेंटेशन में और प्रॉस्पेक्टस में सर, दूसरे भी कोई अलग कमोडिटीज़ में आप काम करते हैं, जैसे शुगर हो गया, राइस हो गया। तो सर इसका क्या फ़ोकस है? यानी ये जो प्रोडक्ट्स है इसमें किस प्रकार का ये कमोडिटी ट्रेडिंग आप करते हो और बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? क्योंकि आपका मेन कोर फ़ोकस तो कैज़ू नट्स है। तो इसके बारे में देखिए बताइए सर, ये दूसरे अलग एक जो फ्यूचर प्रोडक्ट्स आप कर रहे हो वो किस लिए? एक फ्यूचर पाइपलाइन जो हमें बनानी होती है हर एक प्रोडक्ट में जाने के लिए, इस वैल्यू चेन में हर चीज आप एक एक वैल्यू की तरह पकड़ेंगे। पहले आप शायद सेल्स पकड़ेंगे, बाद में आप प्रोक्योरमेंट की तरफ पकड़ेंगे, देन यू विल कम इनटू प्रोसेसिंग। सो जो भी प्रोडक्ट हम आज कर रहे हैं वो एक आगे की फ्यूचर पाइपलाइन है, जिसमें हम आगे और वैल्यू चेन में कमोडिटी में एंटर होना चाहते हैं। तो उस माइंडसेट के साथ उसकी वैल्यू चेन शुरू करते हैं। जैसे हमने 2018 से कैशू में है, बट हम फैक्ट्री 2020 में लेके आए हैं। सो पहले हम वैल्यू चेन में ऑलरेडी थे, और वैल्यू चेन में यही एक्सपेंशन है कि हम डीपर और डीपर उस वैल्यू चेन में जाते हैं ताकि हम बेटर मार्जिन्स की तरह काम कर सकें। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं समझ गया मैं। सर अभी थोड़ा-सा मार्केट के बारे में बताइए। ओवरऑल जो कैज़ू मार्केट है वो काफ़ी बड़ा है और आपने सही कहा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल, रिटेल एज़ वेल एज़ बी2सी वाले अपॉर्च्युनिटीज़ है। सर हाउ डू यू सी दिस मार्केट इन द नेक्स्ट से 3 टू 4 इयर्स? क्योंकि मैं जानता हूँ कि अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर भी काम कर रहा है, ऑर्गनाइज्ड सेक्टर भी यहाँ पे काम कर रहा है। लेकिन हमारी कंपनी को अगले 3 या 4 साल में अगर ये मार्केट बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता है, तो सर हम इस कंपनी के माध्यम से कैसे इस मार्केट को कैपिटलाइज करेंगे? इफ यू कैन प्लीज शेयर योर थॉट्स। देखिए, आज की तारीख में कैशू मार्केट, इंडिया डोमेस्टिक मार्केट इटसेल्फ इज अराउंड 20,000 करोड़ प्लस। और ये मार्केट लगभग लगभग 7 to 8% से एनुअली ग्रो होता है। अभी एक फ्लक्स पॉइंट पे हम इंडियन इकोनॉमी है जो बेसिकली 3 ट्रिलियन की तरफ जा रहे हैं, 5 ट्रिलियन की तरफ जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि कंजम्पशन ऑफ दिस कैशू विल इंक्रीज फर्दर, और ये 7 और 8% से ही ग्रोथ नहीं होगी, इससे ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। इसका सिंपल चीज अब हम अगर पैरेलल ले तो व्हाट इंडिया हैज, उससे कम पॉपुलेशन में 50% कंजम्पशन यूएस की है ऑफ इंडियन कंजम्पशन। तो कंजम्पशन इसकी बढ़ती ही जा रही है। और हमारे यहाँ पे ये सिर्फ स्नैकिंग की तरह यूज नहीं होता, हमारे यहाँ पे ये मिठाइयों में भी यूज होता है, हमारे यहाँ पे ये आइसक्रीम में भी यूज होता है, फ्लेवर्ड मिल्क में भी यूज होता है। तो हमारे यूसेज भी बहुत ज्यादा है, और इंडिया कंजम्पशन में एनीवेज वर्ल्ड का सबसे ज्यादा कैशू कंजम्पशन कंट्री है। कंपेयर टू दिस, जो डायनामिक्स चेंज हो रही है, जिस तरह से मॉडर्न ट्रेड बढ़ रही है, मॉडर्न ट्रेड को एक रिलायबल वैल्यूएबल पार्टनर चाहिए होता है। और हम कंपनी लाइक अस आर रिलायबल एंड वैल्यूएबल पार्टनर्स टू देम, कहाँ पे उनको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जो स्टॉक चाहिए वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। जो छोटे छोटे, जैसा आपने राइटली बोला कि काफी छोटे छोटे लोग भी होते हैं, वो कहीं प्रोवाइड ही नहीं कर सकते, और वो सेफ्टी स्टैंडर्ड, हाइजीन स्टैंडर्ड्स, फूड स्टैंडर्ड्स को मीट भी नहीं कर पाते हैं, जो जिसके लिए आपको काफी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक वेरी नाइसली आर्टिकुलेटेड सर। मुझे एक बात बताइए सर, अभी फाइनेंशियल्स तो सभी को पता है। सर हमारी कंपनी जब कस्टमर्स को इंस्टीट्यूशनल कस्टमर हो या छोटा रिटेल कस्टमर हो,
या B2C वाला कस्टमर हो, सर हाउ डू वी ऐड वैल्यू टू आवर प्रोडक्ट व्हेन वी गिव द फाइनल प्रोडक्ट टू द कस्टमर? ये मैं पूछना चाहता हूँ कि सर क्वालिटेटिव असेसमेंट में हमारी कंपनी हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस प्रकार से पोजीशन कर रही है, किस प्रकार से ज़्यादा वैल्यू एडिशन दे रही है? क्या हमारी सर्विस अच्छी है, एग्जीक्यूशन अच्छा है, क्या हमारा जो ओवरऑल जो प्रोसेस है वो लोगों को पसंद आता है? तो सर 2-3 पॉइंट ऐसे हमको बताइए जिससे हमको पता चले कि कंपनी की जो प्रोफाइल है वो दूसरों से अलग है और बेहतर है। देखिए, कंपनी का जो प्रोसेसिंग प्लांट है वो वेस्टर्न इंडिया में है, और वेस्टर्न इंडिया में होने से एक एडवांटेज सबसे इजी हो गया है हमारे कि हम मार्केट से बहुत नज़दीक है, इंडियन कंजम्पशन मार्केट से बहुत नज़दीक है। जो वेस्टर्न इंडियन बेल्ट में मुंबई से लेके आप दिल्ली या अप टिल नॉर्थ श्रीनगर की तरफ जब जाएंगे तो मेजर कंजम्पशन जो हो रही है कैशू की वो 70% यहीं पे होती है। अब लॉजिस्टिकली हम एडवांटेजेस पोजीशन में बैठ जाते हैं कंपेयर टू दी पीपल इन दी साउथ ऑफ इंडिया, बिकॉज यहाँ से कहीं पे भी ट्रांसपोर्टेशन एक दो मैक्सिमम 2.5 दिन में पहुंच जाता है हमारा, और बिल्कुल, उसके कंपैरिजन में अगर आप साउथ से करेंगे तो लगभग उससे दुगना टाइम लगेगा। तो एक एडवांटेज हमारे कस्टमर्स के लिए ये है कि हम लॉजिक उनके लिए मच इजी है, इसकी लॉजिस्टिकल कॉस्ट पे भी बेनिफिट आती है। दूसरा, क्योंकि हम इस एरिया में है, जिस एरिया में हमारा बाई प्रोडक्ट्स का भी डिमांड यहीं पे है, तो वो हमारे को बाई प्रोडक्ट्स की भी मार्जिन हमारे को अच्छी दिला देता है। ओवरऑल मार्जिन प्रोफाइल बढ़ने से हम हमारे कस्टमर्स को भी बेटर प्राइसिंग दे पाते हैं, जिसके लिए और एक एडवांटेज बनती है। बिल्कुल। तीसरा जो पार्ट हमारा जो क्रिटिकल पार्ट है जो हमारे ओवरऑल वैल्यू बिजनेस से आता है, इसका रीजन ये है कि हम कैश्यू प्रोसेसिंग करते हैं, बट एज यू राइटली सेड वी डू शुगर, व्हीट फ्लावर एंड ऑल दिस। वो शुगर व्हीट फ्लावर करने की वजह से हमारे कस्टमर्स को हम एक बास्केट प्रोवाइड कर पाते हैं ऑफ मल्टीपल कमोडिटीज। वो स्मॉल टाइमर्स और खाली काजू प्रोसेसर्स नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारे लिए वो प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलती है, जो वन ऑफ आवर कोर 4 प्रिंसिपल्स है। नहीं, समझ गया। तो बेसिकली ऑल दिस इन कॉम्बिनेशन सर हेल्प्स आवर कंपनी और उसमें ही हमारे प्रोडक्ट की यूएसपी बनती है। तो अगेन वेरी Yes. नाइसली मेंशन्ड बाय यू। सर अभी एक बात बताइए, फाइनेंशियल्स में देख रहा था, मैं देख रहा था कि दिसंबर में बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस कंपनी का आ गया है। करीबन 96 करोड़ का टॉप लाइन, करीबन 8.45 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ये तो बहुत बेहतरीन है सर, लेकिन पिछले साल मैं देख रहा था कि टॉप लाइन करीबन 102 का 108 करोड़ हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी दबाव में थी। तो ऐसा क्या हो गया? वाज इट बिकॉज ऑफ द रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी? क्योंकि मैं देख रहा था कि सर आपका रॉ मटेरियल खर्चा ही मेन है, तो वहां पे अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो ऑटोमेटिकली आपकी प्राइसिंग में आपको बेनिफिट मिलती है। तो सर इसके बारे में बताइए, देखिए, आगे का रोड मैप कैसे लग रहा है एक आपको? एक लैग इफेक्ट है जो फाइनेंशियल ईयर एक्चुअल में आना चाहिए उसमें नहीं आता। लैग ओके। इफेक्ट इस तरह से है इसका कि जो कोविड के टाइम पे हर एक को एक इशू आई गई थी मार्जिन्स की, प्रॉफिटेबिलिटी की, वो हमें भी आई है, मगर उसका इम्पैक्ट जो है, उसका लैग जो है वो उसके नेक्स्ट ईयर में आया है। तो अगर आप कोविड का ईयर देखेंगे तो कोविड का ईयर तो बहुत फैंटास्टिक दिखेगा आपको, हाँ, तो ये उसकी लैग इफेक्ट आती है, और उस ओके। लैग इफेक्ट की वजह से ये नंबर आपको आफ्टर द कोविड ईयर नेक्स्ट ईयर में दिख रहा है। ओके, नहीं समझ गया। तो सर एक बात बताइए कि अभी ऑलरेडी मार्च 24 साल तो खत्म हो चुका है, तो मैं आपको जी नंबर तो नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर आपको पूछना चाहता हूँ कि अभी हम ऑलरेडी जून महीने में है सर, फाइनेंशियल ईयर FY 24-25 शुरू हो चुका है। सर विदाउट पुटिंग अ नंबर मेरे को बताइए सर, डिमांड आउटलुक कैसे लग रहा है? जो पिछले साल यानी दिसंबर के नंबर तो आपने ऑलरेडी बता दिए हैं सर, यही टॉप लाइन ग्रोथ और यही प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन करने का एक्सपेक्टेशन आपको रहेगा? क्योंकि FY 25 तो करंट ईयर है, तो इसके बारे में इन्वेस्टर्स भी जानना चाहेंगे। सो विदाउट पुटिंग अ नंबर सर, एटलीस्ट एक डिमांड आउटलुक शेयर करिए, करंट ईयर कैसा रहेगा? सो विदाउट गिविंग एनी नंबर्स मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम अभी हमारी कैपेसिटी को दुगने से ज़्यादा करने जा रहे हैं। इसका सिंपल अदर वे देखेंगे तो ये है कि हमारे कस्टमर्स ने हमको स्ट्रॉन्ग फीडबैक दिया है, स्ट्रॉन्ग डिमांड प्रोजेक्शंस दी है, और जो वैल्यू प्रोपोजिशन हम हमारे कस्टमर्स को दे रहे हैं वो उनको बहुत ही अच्छी लग रही है। इसीलिए प्रोजेक्शंस के बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो ये एक ही नंबर बेटर है जो जिसके लिए हम आईपीओ भी ला रहे हैं।
कि ये इट इज गोइंग टू बी एट सिमिलर लेवल्स। ओके, नहीं ठीक है। आई थिंक अगेन वेरी नाइसली मेंशन्ड बाय यू। सर अभी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आपने पब्लिक इशू की बात की, तो सर पब्लिक इशू अभी लाइंड अप है, तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप इफ यू कैन गिव अस सम शेयर डिटेल्स, सर कितना बड़ा आईपीओ हम प्लान कर रहे हैं, और सर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पैसा जो हम उठाएंगे वो किस लिए यूटिलाइज करने की कंपनी सोच रही है? सी ऑब्जेक्टिव इस आईपीओ का इसी यही है कि हमें एक्सपेंशन करना है। अभी जो हम 40 मेट्रिक टन पे कैपेसिटी पे ऑपरेट करते हैं, उसको हमें 140 मेट्रिक टन पर डे की कैपेसिटी तक लेके जाना है, और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इस एक्सपेंशन को फंड करने के लिए ही रहेगा इस आईपीओ का। अदर देन ओके स्मॉल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए हम इसको यूज करेंगे। ओके, तो बेसिकली कैपेक्स के लिए ही ये आईपीओ है जो अभी कंपनी कर रही है। फाइन, अंडरस्टूड। सर अभी वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस में, तो सर इसके बारे में बताइए कि नॉर्मली व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल साइकिल इन आवर बिजनेस, राइट फ्रॉम द टाइम यू गेट द ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर, आप इन्वेंट्री बिल्डअप करते हो, प्रोडक्शन करते हो, फिर प्रोडक्ट कस्टमर को सप्लाई करते हो, तो सर मोटा मोटी हमारी वर्किंग कैपिटल साइकिल कितनी लंबी होती सी हार्वेस्ट ड्रिलिंग कमोडिटीज में जहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, हार्वेस्ट होती है, वहाँ पे हमेशा वर्किंग कैपिटल साइकिल ज़्यादा रहती है, बिकॉज आपको काफ़ी स्टॉक करना पड़ता है। मगर हमारा, जैसे हमने बताया कि हमारा अफ्रीका से हम काफ़ी कंट्रीज से करते हैं जहाँ पे हार्वेस्टिंग साइकिल्स अलग अलग होती है। इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे लिए ये हो जाता है कि हमारी वर्किंग कैपिटल साइकिल कंपैरेटिवली काफ़ी कम है, बट है? ओके स्टिल बीइंग हार्वेस्टिंग लिंक्ड प्रोडक्ट, वो एक लेवल तक हमें मेंटेन करनी पड़ती है, और 90 दिन से लगभग 100 दिन के आसपास का हमारा साइकिल रहता ही है, जो इंडस्ट्री ओके स्टैंडर्ड से काफी कम है। ओके। अच्छा, और एक बात बताइए कि हमारा बिजनेस में कोई सीजनैलिटी होती है, फर्स्ट हाफ इज बेटर देन द सेकंड हाफ और सेकंड हाफ इज बेटर देन द फर्स्ट हाफ, ऐसा कुछ होता है? देखिए, आप ड्राई फ्रूट कब खाते हैं? आप खाते हैं ज्यादातर दिवाली में, शादियों में, और यही हमारा सीजनैलिटी रहता है। जब गर्मी आती है तो आइसक्रीम बनती है, तो आइसक्रीम में काजू जाता है। जब शादी आती है तो मिठाई बनती है, तो मिठाइयों में काजू जाता है। या दिवाली आती है तो गिफ्टिंग होती है, तो दिवालियों में काजू जाता है। बहुत ज़्यादा सीजनैलिटी इसमें नहीं है, बिकॉज हर दूसरे या तीसरे महीने आपका कोई ना कोई सीजन आ ही जाता है जिसमें काजू जाती है। ओके सो शायद आप ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ, सीजनैलिटी में बहुत इम्पैक्ट अराउंड सेकेंड हाफ में बहुत रहता है, और ओके फर्स्ट हाफ में नहीं रहता ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ओके, नहीं समझ गया। मैं इसलिए भी पूछ रहा था कि मोटा मोटी अभी जो पहले सवाल क्वेश्चन आपने आंसर किया कि यू सोर्स फ्रॉम अफ्रीका एंड अदर कंट्रीज सो दैट आपका इन्वेंटरी प्लानिंग होती है, तो नॉर्मली ये जो बाइंग होता है, ये जो रॉ मटेरियल जो हम काजू इंपोर्ट करते हैं, सर ये कौन से महीने में होता है, वेदर इट हैपेंस इन द फर्स्ट क्वार्टर और वेदर इट हैपेंस इन द लास्ट क्वार्टर? सर क्योंकि मैं सोच रहा था कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आप कैसे करते हो, यानी स्टॉकिंग आप कब करते हो एंड व्हेन यू स्टार्ट प्रोडक्शन? सो मेनली कैशू जो आती है वो आती है आपके फर्स्ट 9 मंथ्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में आती है, ओके और इसे हम इस तरह से प्लान करते हैं कि हमारा कभी भी बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री ना हो रहे, बिकॉज अगेन एज आई सेड, हमें प्राइस भी हमें मैनेज करना है, वॉलेटिलिटी भी हमें मैनेज करनी है। तो वॉलेटिलिटी हम लेते नहीं है, प्राइसिंग करते नहीं है, तो ज़्यादा फिजिकल स्टॉक, बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं रखते हैं, और इन्वेंट्री को कंट्रोल करके चलते हैं। सो फर्स्ट 9 मंथ्स में आता है, ओनली द लास्ट 3 मंथ्स आर वेरी ड्राई, वेयर देयर इज नो, ओके कोई काजू आता नहीं है, हार्वेस्ट नहीं बिल्कुल होती। बिल्कुल। सर अभी लास्ट सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस के लिए, हमने कोविड देखा है, जैसे आपने बोला कोविड में थोड़ा बहुत लैग इम्पैक्ट कंपनी को फेस करना पड़ा, काफी दूसरी कंपनीज भी सफर कर दी। सर हमारे धंधे में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? लाइक वी हैव बीन इन दिस मार्केट एज यू सेड, 50 साल का एक्सपीरियंस है, वी अंडरस्टैंड दिस इंडस्ट्री बेटर। सर व्हाट इज द मेन रिस्क इन आवर बिजनेस, और सर ये रिस्क अगर है तो हमने उसको कैसे मैनेज किया, इसके बारे में जरा बताइए। सी सबसे बड़ा रिस्क जो है एक फूड प्रोडक्ट के साथ है, उसकी रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी। और रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी के बिना कोई भी कमोडिटी के कोई भी फैक्ट्री को चलना डिफिकल्ट है। बाकी बिल्कुल इसको मैनेज करने के लिए हम मल्टीपल चैनल से परचेजिंग करते हैं।
इसमें लार्ज कॉर्पोरेट्स जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग हाउसेज होते हैं उनसे भी करते हैं, स्मॉल टाइम ओरिजिन्स में जो जिस भी अफ्रीकन ओरिजिन में स्मॉल टाइमर्स होते हैं उनसे भी डायरेक्ट करते हैं। इंडिया में फार्म गेट लेवल पे भी हम थोड़ा बहुत कैशू खरीदने की कोशिश करते हैं। तो एक डाइवर्स बाइंग पैटर्न के साथ इस चीज को मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इज द वे टू मिटिगेट दैट रिस्क। दिस इज द बिगेस्ट रिस्क। नहीं ठीक है, आई थिंक बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। तो सर थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही आइडियल तरीके से हमको समझाया कंपनी की ऑपरेशंस क्या है, प्रोस्पेक्ट्स क्या है। तो सर थैंक यू वेरी मच, आपको आपकी पूरी मैनेजमेंट टीम को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। और सर आपके पब्लिक इशू के लिए भी बहुत बहुत बधाई और बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।